क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। हम लोग यूनिट 5 में सरफेस केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे थे वो पॉइंट था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, जिसमें पहला ग्राउंड आपको बता दिया गया था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, उनमें पहला पॉइंट आप लोगों ने पढ़ रखा था बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डीपी एंड डीएम। और आज आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्ज्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस ग्राउंड पर है कि कोई भी सब्सटेंस वो किस प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको क्लियर कर दें कि कोलाइड का अर्थ होता है गोंद जैसा। ऐसे में तो लगता है कि only few compounds are present in our surrounding, they behave like gum. So the number of colloids are very least. लेकिन नहीं, आप जरा सा आप कोलाइड की डेफिनेशन जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन आपने बताया उस पर जरा सा ध्यान दीजिए। तो आपको ये बताया गया है when the size of dispersed phase in dispersion medium are in the range of 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 9 meter, then such solutions are called as colloidal solution. मार्क करिएगा पॉइंट पर। एक डेफिनेट रेंज है, उस रेंज में अगर आप साइज कर देंगे किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे सोना हो, चाहे मिट्टी हो या कागज हो, कोई भी वस्तु जो आपके पास है, बस बात यह है कि भाई एक नेचुरल सी बातें हैं कि आप हवा को इस रेंज में नहीं बांध पाएंगे। हाँ, उस हवा को आप लिक्विड में बदल करके और सॉलिड बदल लीजिए, फिर सॉलिड को उस रेंज में ले आइए, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ स्टेट की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में जो सब्सटेंसेस हैं उन्हीं को आप इस रेंज में तोड़ सकते हैं। और इस रेंज में अगर कोई भी सब्सटेंस टूटा हुआ है, किस रेंज में, 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 9 मीटर के रेंज में, और उसको आप डिस्पर्जन मीडियम में डाल देते हैं, जो सॉल्यूशन बनता है उसे क्या कह देते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। तो बेटे आपको हमने बताया कि कोई भी सब्सटेंस आप लेते हैं, एनी सब्सटेंस, यू कैन टेक गोल्ड, सिल्वर, इवन सॉयल, वुड एटसेट्रा, एंड if you obtain the size of such substance in given range of colloid, then the solution is called as colloidal solution. Any problem? तो पहला क्लासिफिकेशन आपने बताया था कि आपने डिस्पर्ज्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का जो स्टेट था, स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस होता है, फिजिकल स्टेट, उसको बदलने के बाद किस प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं। हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन का ग्राउंड बनाया है हमने, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्ज्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इंटरेक्शन का सेंस है आकर्षण। आकर्षण का मतलब लगाव। लायो, ये दो कैटेगरी में आपने क्लासिफाई किया है। ये जो क्लासिफिकेशन आपने कोलाइड का किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्ज्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इसे आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
पहला लायोफोबिक, देखिए लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक कोलाइड। ये नीचे कर दो यहाँ पे, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड। तो लायोफिलिक कोलाइड जो होता है वो क्या होता है? लायो और फिलिक दो वर्ड हैं, टू वर्ड्स, लायो एंड फिलिक। लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स लवर। फिलिक मीन्स जब कोई भी सब्सटेंस लिक्विड के कांटेक्ट में आने पर आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन दे देता है, तो ऐसे सब्सटेंस को लायोफिलिक कोलाइड कहा जाता है। Such substances whom are able to provide colloidal solution when they are in the contact with, when they comes in the contact of liquid easily, such substances are called as lyophilic कोलाइड। नेचुरल कोलाइड हैं। आपने गम की बात किया, रेजिन की बात किया, रबर की बात किया, एग फ्लूइड की बात करें, ये सभी नेचुरल कोलाइड्स हैं। ये लायोफिलिक होते हैं। इनमें कुछ और नहीं करना है, आपने गम प्लांट से गम को गेन करके और लिक्विड में डाल दिया, तो लिक्विड में डालने के तुरंत बाद वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व हो करके कोलाइडल सॉल्यूशन दे देगा। इस प्रकार से आप आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए आप कहते हैं कि गम, रेजिन, अरेबिक, all these substances are lyophilic substances। लायोफिलिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी क्वालिटी ये होती है कि अगर वो सूख जाए, जो सॉल्यूशन आपने लिया है वो सूख जाए, साल जो है वो सूख जाए। साल कब होता कहते हैं? जब लिक्विड में सॉलिड घोला जाता है। सूख जाने के बाद फिर से आप उसमें जब डिस्पर्जन मीडियम को ऐड कर देंगे तो अगेन कोलाइडल सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन। इसीलिए लायोफिलिक कोलाइड्स को आप रिवर्सिबल कोलाइड भी कहते हैं। ये कंपैरेटिवली बहुत स्टेबल होते हैं। स्टेबल का सेंस क्या होता है? दे डू नॉट एक्सप्रेस कोगुलेशन, दैट इज प्रेसिपिटेशन। इस पॉइंट को अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन क्या होता है। तो लायोफिलिक कोलाइड, आपका पूरा कंसेप्ट ओपन हो गया, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल समझ लिया लायोफिलिक कोलाइड के, गम, रेजिन, अरेबिक एटसेट्रा। अब बात करते हैं लायोफोबिक कोलाइड की। ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड के कांटेक्ट में आने पर
इजली कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं देते। सच सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज लायोफोबिक कोलाइड। Such substances whom are unable to provide colloidal solution easily by contact of dispersed phase in dispersion medium. Such substances are called as lyophobic substance or lyophobic colloids. कोलाइड्स तो सब हैं, क्योंकि हम उस रेंज में सबको तोड़ सकते हैं, छोटा था तो बड़े में जोड़ सकते हैं। क्लियर? तो इस आधार पर आप लोगों ने लायोफोबिक कोलाइड जो होते हैं, लायोफोबिक कोलाइड क्या एग्जाम्पल है? गोल्ड, सिल्वर। भाई आप सोने चांदी का इस तरह से पानी में घोल करके कोलाइडल सॉल्यूशन तो प्राप्त नहीं कर सकते। आयरन, कॉपर और अदर मेटल्स, wood, all these substances are lyophobic colloids. They are irreversible in nature. सोने का कोलाइड अगर सूख जाता है एक बार सूख जाने के बाद कोलाइडल साल जो है उसको फिर से आप आसानी से केवल डिस्पर्जन मीडियम ऐड करके कोलाइडल सॉल्यूशन गेन नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे ही सॉल्यूशन को आप कह देते हैं कि ऐसे ही सब्सटेंसेस को कह देते हैं कि ये लायोफोबिक कोलाइड है। ये कंपैरेटिवली बहुत कम स्टेबल होते हैं। इनका कोगुलेशन अर्थात प्रेसिपिटेशन बहुत आसानी से हो जाता है। लायोफोबिक कोलाइड्स आर अनस्टेबल इन नेचर, सो बीइंग अनस्टेबल इन नेचर they becomes precipitated easily when comes in the contact of opposite charge electrolyte or colloid. जो चार्ज हर कोलाइड पे चार्ज होता है, इस पर चर्चा अभी हम आगे करेंगे, आपको अभी आगे बताएंगे कि कोलाइड पर चार्ज होता है, ये प्रॉपर्टीज पे स्टडी करेंगे। लेकिन अभी आप इतना कैसे होता है, कैसे प्रूव करते हैं, लेकिन अभी आप जानिए कि कोलाइड पार्टिकल्स चार्ज होते हैं और इन चार्ज पार्टिकल्स पर जब अपोजिट चार्ज कोई इलेक्ट्रोलाइट या अपोजिट चार्ज कोई कोलाइड इनके कांटेक्ट में आता है तो ये कोगुलेट हो जाते हैं आसानी से, इजीली। लायोफोबिक कोलाइड्स कोगुलेटेड इजीली बिकॉज दे आर अनस्टेबल इन नेचर। एनी प्रॉब्लम? And coagulated colloid again cannot be changed into colloidal range easily, so called irreversible colloid. Any problem? Now the next classification depending upon the type of particle of dispersed phase. Next classification, third, classification based on type of particle or DP, classification of colloid, based on type of particles based on type of particles of the dispersed phase
ये थर्ड टाइम। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। एंड सेकेंड, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। थर्ड, एसोसिएटेड कोलाइड। और मिसिल। फर्स्ट, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होते हैं? देखो बेटा, ध्यान से समझें आप लोग, ध्यान दें। आपको मैंने बता दिया कि जब डिस्पर्स्ड फेज का 10 to the power -6 to 10 to the power -9 मीटर का रेंज, या सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 10 to the power -4 to 10 to the power -7 सेंटीमीटर के रेंज में डिस्पर्स्ड फेज की साइज डिस्पर्जन मीडियम में मिला हुआ होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन मिलता है उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इतने जो रेंज आपने बना लिया, ये रेंज आपका है 10 to the power -4 to 10 to the power 7 सेंटीमीटर, या इसी को आपने लिख रखा है 10 to the power -6 to 10 to the power -9 मीटर, both are same thing। तो इस रेंज में जब डिस्पर्स्ड फेज की साइज होती है, डिस्पर्जन मीडियम में मिला होता है, तो उसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। जो इससे छोटे हैं तो उन्हें जोड़कर भी आप इस रेंज में ला सकते हैं। तो जब हम छोटे छोटे को जोड़कर और इस रेंज में लाते हैं तो उसे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहेंगे। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। जब मैंने आपसे कह दिया कि अगर आप ₹5 से लेकर ₹10 तक के सिक्के, रेंज बना दिया ना। अब सिक्के भाई हमारे यहाँ ₹5 और ₹10 दो ही चलते हैं। को एक एग्जाम्पल है केवल समझने के लिए। डिस्पर्जन मीडियम में मिला दिए हैं, उस ₹5 और ₹10 का सेल्स हमारा है 10 to the power -4 to 10 to the power -7 सेंटीमीटर साइज। तो सॉल्यूशन को हम ये सॉल्यूशन कहेंगे, XYZ सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास ₹5 और ₹10 का एक भी सिक्का नहीं है, लेकिन ₹2 और ₹1 के बहुत सारे सिक्के हैं,
तो क्या आप कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बना सकते? वो सामान नहीं खरीद सकते? क्योंकि आप जानते हैं आप 2-2 रुपए का 2 और एक कोई 1 रुपए का सिक्का मिलाकर किसी से 5 रुपए ले लेंगे, कोई परेशानी? 2-2 रुपए के 5 दे देंगे तो कोई 10 रुपए का सिक्का पा जाएंगे। तो इस प्रकार से छोटे छोटे को जोड़ करके बड़े रेंज में आप ले आ रहे हैं। तो 5 रुपए से 10 रुपए के रेंज में आपके पास छोटे छोटे जो थे उनको जोड़ करके ला रहे हैं, इसीलिए उसे क्या कहेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। नाउ एनी प्रॉब्लम? तो जब इस कोलाइड पार्टिकल के फॉर्मेशन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करके कोलाइडल रेंज में आकर के कोलाइडल बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे कोलाइड को हम क्या कहते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। सल्फर का हम जो कोलाइड प्राप्त करते हैं, ध्यान से समझिए, सल्फर का जब 10⁻⁻7 से 10⁻⁴ to 10⁻⁷ सेंटीमीटर का साइज आप बनाएंगे तो सल्फर के उसमें कितने एटम हो जाएंगे? लार्ज नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर। कोई प्रॉब्लम? तो इसीलिए आप उसे क्या कहते हैं? ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड है। कंसेप्ट क्लियर? तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में ये सल्फर का कोलाइड, आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइड, गोल्ड का कोलाइड, एक्सेट्रा, ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आपको मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड, जो कि इसका अगला सेकेंड पॉइंट है, उसके बारे में बता दें। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड का मतलब होता है कि बड़े आकार में कोई कोलाइड आपके पास है और उसे आप तोड़ करके और उस रेंज में ला रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 5 से 10 रुपए के रेंज में आपके पास सिक्के होंगे तो आप ये कहेंगे। भाई हम यहाँ पर कोलाइड नहीं कह रहे हैं, बच्चे को दिमाग में ज़्यादा बात, गलत बातें ज़्यादा बैठती है ना, समझने के लिए केवल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ टर्म को, आपको समझ में बात आ जाए। तो आपके पास 100 रुपए की नोट है, 200 रुपए की नोट है, 500 रुपए की नोट है, तो आप उसको तोड़वा लेते हैं और तोड़वा कर 5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का सिक्का गेन कर लेते हैं। तो अब जब ये बड़े वाले को तोड़ करके कोलाइडल रेंज में ला रहे हो इसी प्रकार से, तो उसे आप ऐसे कोलाइड को, उस 200 रुपए के नोट को क्या कहेंगे? मैक्रोमॉलिक्यूलर। कंफ्यूजन? हमारे पास ये समझने की बात है, गेहूं लेते हैं आप और गेहूं को आटे में पिसवा दे, मतलब कि आटे के रूप में बदलवा देते हैं, चक्की में डाल करके गेहूं में बदलवा देते हैं, पिसवा देते हैं। उसमें तो गेहूं का पार्ट है वो छोटा छोटा हो जाता है। तो एक गेहूं में बहुत सारे आटा निकलते हैं, निकलते कि नहीं निकलते हैं? कभी गिना है? नहीं गिना है, ठीक, गिन नहीं पाओगे क्योंकि वो बहुत छोटे हो जाते हैं ना साइज। लेकिन ये बात जानते हो कि वास्तव में ये बात तो सही है कि एक गेहूं में बहुत सारे आटे के पार्टिकल होते, ये तो सभी ने एक्सपेरिमेंटली देखा होगा। तो बेटा गेहूं एक मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड का एग्जाम्पल होगा। तो आप गेहूं की ही बात क्यों करते हैं? आपके चना, व्हीट, ग्रेन्स, राइस, इससे इसमें स्टार्च पाते हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ
मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। उसी को जब हमने आप वही सेलुलोज कह देते हैं, स्टार्च कह देते हैं, तो आप परेशान होने लगते हैं। जबकि जब चावल कहते हैं तो आप समझ जाते हैं चावल में स्टार्च पाया जाता है। कंफ्यूजन? तो बेटा मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं स्टार्च, सेलुलोज एटसेट्रा। कंसेप्ट क्या है? जब किसी भी, देखिए एक मिनट ध्यान से समझिए, when any larger molecule, when colloid particles are obtained from any larger colloids, then such colloid is called as molecular colloid. Large number of colloidal particles are obtained from any colloid. such colloid is called as Macromolecular colloid. For example, starch, protein, cellulose, etc. Concept clear? now third one associated colloid ये हम आपको कल बताते हैं, और आज आप इतना तैयार करिए। नेक्स्ट डे सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।